नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। एनकाउंटर जारी, सियासत भारी। जी हां, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के करीब 4 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा 499 एनकाउंटर हुए। लेकिन उन एनकाउंटर पर ना तो किसी ने उंगली उठाई और ना ही उस समय कोई जातिवादी अभियान चलाकर एनकाउंटर को जातिवाद से जोड़ा गया। 499 एनकाउंटर का मुलायम सिंह का रिकॉर्ड अभी तक कायम है। दूसरे नंबर पर आती हैं मायावती, जिनके कार्यकाल में 261 एनकाउंटर हुए। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के एनकाउंटर की संख्या मात्र 207 है, लेकिन सियासत इन एनकाउंटर पर सबसे ज्यादा हो रही है। अखिलेश यादव जाति विशेष के एनकाउंटर का आरोप लगाते हैं, तो उन्हीं की पार्टी के नेता प्रतिपक्ष कहते हैं एनकाउंटर के निशाने पर सिर्फ मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण हैं। और अब सुल्तानपुर मामले में डकैती के आरोपी अनुज सिंह के एनकाउंटर पर उनके पिता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हुई, ठाकुर का एनकाउंटर हो गया। पहले हिंदू मुस्लिम किया गया, अब ठाकुर यादव ब्राह्मण किया जा रहा है। एनकाउंटर के बहाने जातिवाद की सियासत गहरा रही है। कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व को जातिवाद के रूप में जवाब देने की कोशिश है, लेकिन इसकी सबसे खतरनाक तस्वीर अपराधियों को संरक्षण के रूप में दिखाई दे रही है, जिसका सीधा संबंध अखिलेश यादव से भी जोड़ा जा रहा है, जिनके कार्यकाल में एसटीएफ को बेहद कमजोर कर दिया गया और केवल 40 एनकाउंटर हुए। एसटीएफ के पूर्व अधिकारी तो यहां तक कहते हैं कि यूपी पुलिस के यादवीकरण के चलते अखिलेश यादव के कार्यकाल में एसटीएफ बर्बाद हो गया था। लेकिन यहां सवाल केवल किसी जाति विशेष को सरकारी सर्विस में भर्ती करने का नहीं है, बल्कि खूंखार अपराधियों की पैरवी का भी है, जिसमें हर एनकाउंटर पर आरोपी या अपराधी की जाति देखकर हंगामा हो रहा है और एसटीएफ को सफाई देनी पड़ रही है। आखिर चुनावी फायदा लेने के लिए जातिवाद किस हद तक जाएगा और अपराधियों में ठाकुर तो कभी यादव तो कभी ब्राह्मण का चेहरा कब तक देखा जाएगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, आपको वो सुनवा देते हैं। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी इस विषय में नहीं है। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों को इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ये सीधे सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस और विशेष रूप से यहाँ की स्पेशल जो टास्क फोर्स है वो किस तरह से पकड़ के फेक इनकाउंटर में उनकी हत्याएं कर रही है। ये देखिए, ये कोई बैंकिंग अकाउंटिंग नहीं है, किसी कंपनी की बैलेंस शीट नहीं है कि आप जाति आधार पर खाता बही बराबर करने के लिए किसी की हत्या कर दोगे। ये लगता है कि इसमें किसी भी भूत प्रेत की या योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को रक्तांचल बनाने वाली आत्मा जो है पुलिस में घुस गई है। वो लगातार किस तरह से बेशर्मी से एक के बाद एक इनकाउंटर कर रही है। किसी को जिसकी इच्छा होती है, तय हो गया, सेट हो गया, पैर में गोली मार दी और नहीं तो ले जा करके उनकी हत्या कर दी। तो ये कानून का राज संभव नहीं है, न संविधान इसकी इजाजत देता है। वकील, न दलील, न जजमेंट, हर तरह की न्याय व्यवस्था को ताक पे रखकर इस तरह की ठाए ठाए की राजनीति हो रही है, ठोक दो राजनीति हो रही है। ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। अगली बारी किसकी, ये सोचकर उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से अपने आप को इनसिक्योर फील करती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का भ्रष्टाचार और जिस तरह की लूटपाट चल रही है वो किसी से छुपा नहीं। कल रात की भी घटनाएं हैं जो लूटपाट के सामने नजर आई। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल है और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह मस्त और जनता त्रस्त है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार न्याय के सिद्धांत पर काम करती है। उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए राजधर्म सर्वोपरि है। जनता को सुरक्षा देना, भयमुक्त वातावरण देना, अपराधियों पर लगाम लगाना, अपराध का समूल विनाश करना, यह उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल बैठे हुए हैं उनको जनता की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। वो अपराध में सिर्फ जाति और जमात ढूंढने का काम करते हैं। अखिलेश यादव ने अनुज एनकाउंटर मामले में उन्होंने कहा सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। हिंसा, रक्त जैसे यूपी की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र हो रहा है। और आपको आंकड़े हमने इस रिपोर्ट में बता ही दिए हैं कि किसके कार्यकाल में कितने एनकाउंटर हुए और आज तक मुलायम साहब का रिकॉर्ड इस मामले में कायम है। अखिलेश जी के मामले में जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो ये तक बताते हैं कि उनके समय में किस तरीके से एसटीएफ काम करता था। 40 एनकाउंटर उनके समय पर हुए थे। लेकिन ये जातिवादी राजनीति करके क्या पाना चाह रहे हैं अखिलेश यादव? पहले ही पीडीए बनाकर बैठे हुए हैं और उसके बाद अब ब्राह्मण, ठाकुर और तमाम जातियों का उन्होंने इसमें इन्वॉल्वमेंट कर दिया है। तो
तो क्या एनकाउंटर से पहले जाति पूछी जाए, जाति का बिल्ला लगाया जाए, फिर उसके बाद पुलिस सोचे क्या करना चाहिए? खैर, आइए समझते हैं मिलियन मेहमानों से। हमारे साथ जो चर्चा में जुड़ रहे हैं, चंद्रमोहन चौबे जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत चंद्रमोहन जी। अजीत विशाल जी, नेता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत। रविंद्र प्रताप जी, प्रवक्ता है सपा से, हमारे साथ जुड़े हैं, सिंह साहब का स्वागत। नीरज मैरे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत। सर, आपके पास आ रही हो रविंद्र सर, और अब ये सवाल पूछा जा रहा है उन परिवार की तरफ से जिन्होंने एनकाउंटर में अनुज को लेकर उनकी जो भावनाएं सामने आई कि अब अखिलेश जी को ठंडक हो गई होगी, या जो भी उनके वक्तव्य रहे कि अखिलेश जी को अब ठीक लग रहा होगा कि अब एक ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर को लेकर अब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि अब तक आप लोग कह रहे थे यादव का एनकाउंटर हो रहा है, स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गई है, अब क्या कहेंगे सर? अनुज जी के पिताजी के भावनाओं को समझ सकते हैं। निर्दोष की जैसी हत्या उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने अपने हत्या के क्रम में की है, उसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है और आपके एक आंकड़े को दुरुस्त करना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया है पिछले साल, इस साल अभी तक आंकड़ा नहीं जारी किया, 12,000 से ज्यादा एनकाउंटर, उसमें से 207 लोग मारे गए थे, जिसमें से 183 एनकाउंटर का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है। उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश सरकार से वो सारे डॉक्यूमेंट मांग रही है जो मजिस्ट्रियल जांच हुई थी। 2 साल से उत्तर प्रदेश सरकार लटका है। तो 400 आंकड़ा जो बता रही थी वो 12,000 से ज्यादा है, उत्तर प्रदेश सरकार बताती है। अब जातिवादी से आ जाए, जातिवादी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो भगवान में भी जाति नजर है। प्रभु रुद्रावतार बजरंग बली को वो दलित बताते हैं, खुद को क्षत्रिय बताते हैं, और प्रधानमंत्री अपने को अपनी जाति बताते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं हुआ, भारत में। ये इनकी जातिवादी मानसिकता है। अब आ जाते हैं एनकाउंटर पे। ये कहते हैं भयमुक्त समाज है और समाज बहुत अच्छा हो गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हत्या, बलात्कार, अपहरण और महिला उत्पीड़न, रेप, इन चीजों में फर्स्ट है, डकैती में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। जब इतने सारे एनकाउंटर किए उन्होंने, 12,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, तब ये हाल है। और 5,000 से ज्यादा अपराधी पकड़ के बंद किए हैं, तब ये हाल है। योगी जी भी एक बार सच बता चुके हैं कि हमको अब लगता है हर चौराहे पे यमराज बैठाने पड़ेंगे। मतलब उनकी पुलिस और सक्षम है या अपने एसटीएफ को ही यमराज कहते रहे। अब आते हैं कि जो संस्थागत अपराधी थे, इन्होंने 61 अपराधियों की सूची जारी की थी। उसमें से जो अब तक मेरी जानकारी में है 9 के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसका मतलब बाकी सारे अपराधियों को, जो संस्थागत अपराधी हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार या योगी आदित्यनाथ संरक्षण दे रहे हैं। इसी कारण से ना तो उनका एनकाउंटर हुआ और ना तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई। अब अपराधियों की बात आते हैं। अपराधियों को 20,000 दंगाइयों के मुकदमे योगी आदित्यनाथ जी वापस ले लेते हैं। अपने ऊपर लगे गंभीर से गंभीरतम आरोप वापस ले लेते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में ना ब्यूरोक्रेसी काम कर सकती है, ना पुलिस काम कर सकती है। मीडिया की जो रिपोर्टिंग करेगा उसको उठा के बंद कर, कोई पत्रकार सही बोलेगा उसको डीजीपी धमकाएगा। इन सारी परिस्थितियों में जो योगी आदित्यनाथ सरकार है, अपनी जो मूल जन भावना। ठीक है, जो आंकड़ा आप दे रहे थे वो एनकाउंटर का था, जो आंकड़ा मैं दे रही थी वो मौत का था। तो इसलिए आपका आंकड़ा आपकी जगह, लेकिन हमारा आंकड़ा भी गलत नहीं है। आगे बढ़ रही हूँ, और आपने जो बातें कही हैं तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन मेरा मूल सवाल कि पहले आपने कहा कि यादवों का एनकाउंटर कर रही है एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स ने, स्पेशल ठाकुर फोर्स। अब ठाकुर की मौत हुई, क्षत्रिय हैं, मिलने जाएंगे अखिलेश यादव? हाँ जाएंगे, बिल्कुल मैं ही जाऊंगा। मैं दूसरा ये बता दे रहा हूँ कि ये जो योगी आदित्यनाथ किसी के सगे नहीं हैं। उनका बुलडोजर चला, कहते हैं मुसलमानों पे चला, सबसे ज्यादा बुलडोजर उनका मंदिरों पे चला है। अपराधी अगर किसी जाति का है तो उससे इतनी आपकी पार्टी का लगाव क्यों है? अपराधी के साथ आपके इतने दया भाव क्यों जुड़ जाते हैं? ना पारुल जी, ना आप अपराधी घोषित कर सकती है, ना पुलिस कर सकती है, जब तक न्यायालय में प्रोसीडिंग पूरी नहीं हुई थी। अगर न्यायालय में प्रोसीडिंग पूरी होती, योगी आदित्यनाथ में हिम्मत होती, तो उनकी पुलिस अदालत में मुकदमे चलाती
और वहां से उनको सजा दिलाती। क्यों? क्योंकि वो वादी हैं, अपने ही मुकदमे नहीं चलने दिए अदालत में। इसी प्रकार से किसी भी अपराधी को ये सारे काम इसलिए कर रहे हैं वो कि उनका मुद्दा था, पहले उनका मुद्दा था नहीं, तो मंदिर उस का, शख्स फिर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बैकग्राउंड है ही नहीं, कहीं पर कुछ, बिल्कुल एकदम वो साफ सुथरे चरित्र का शख्स था जिसका एनकाउंटर कर दिया गया। आप ये कहना चाह रहे हैं? फिर ये तो योगी आदित्यनाथ बताएंगे। पहले इनका मुद्दा था मंदिर का, फिर बलात्कार का, फिर मुठभेड़ का, अब उन्माद का। जातियों के साथ एनकाउंटर जोड़ के देखा जाएगा अब, आपका ये कहना है। अखिलेश जी के कार्यकाल को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने ये भी बताया मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कि वो यादवीकरण उनका जो था उसकी वजह से बर्बाद हो गया था एसटीएफ, और अभी भी वो यही सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक ही अधिकारी है, उनका नाम है ब्रिजलाल। डीजीपी हुए थे, मायावती के बहुत खास थे। उनको अपेक्षा करते थे कि हम उनको मनचाही पोस्टिंग देंगे। हमने अपने कार्यकाल में मनचाही पोस्टिंग नहीं दिया। अब वो अपने रसूख को कायम करने के लिए जितना भी पाते हैं झूठ बोलते हैं। वो अपने बहू के साथ अत्याचार किया है, उनके खिलाफ बहू की रिपोर्ट है, उन्होंने गवाह के साथ अत्याचार किया है। आपकी सरकार में जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो गुनहगार ठहराए जाएं, उसके बाद कुछ हो तो फिर सपा का स्टैंड बदल सकता है। तब शायद वो जाति को नहीं देखेंगे, तब अपराधी का क्राइम देखेंगे। पहले आप लोग क्राइम सिद्ध कीजिए, उसके बाद सोचिए कि पुलिस को गोली लग रही है कि किसको गोली लग रही है। तब तक आपको गोली खानी है चंद्रमोहन जी, आपकी पुलिस को। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी का आप मूल चरित्र देखें, उनका डीएनए देखें, तो उन्होंने, उनके स्वर्गीय पिताश्री भी जो है एक माफिया के घर जाते थे, माफिया से तो हाथ मिलाते ही थे, उसके कुत्ते तक से हाथ मिलाते थे। ये कौन माफिया है ये पूरा प्रदेश जानता है। और इनके पूरे पार्टी में ये तो किसी को माफिया मानते ही नहीं है, चाहे कितना बड़ा माफिया हो, कितना बड़ा गुंडा हो, कितना बड़ा बलात्कारी हो, कितना बड़ा दंगाई हो। ये तो दंगाइयों को और जो है करते हैं, आतंकवादियों पर से ये मुकदमे उठाते हैं। वो जिन्होंने राम मंदिर पर हमला किया था, जिन्होंने कचहरी पर हमला किया था, जिन्होंने जो है रेलवे स्टेशनों पर हमला किया था, ये उनके मुकदमे वापस करने वाले लोग। और आज बात कर रहे हैं अपराध की, ये अपराध की बात कर ही नहीं सकते हैं, ये सिर्फ जात की बात करते हैं। जब इनको मौका मिला तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में दो जाति को, एक जाति और एक धर्म विशेष के लोगों को स्पष्ट अधिकारियों से कह रखा था कि जो चाहे कुछ भी करें, चाहे देश प्रदेश में दंगा करें, चाहे बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करें, चाहे जमीनों पर ये जो है कब्जा करें, तो उनके ऊपर कोश नहीं करना है, सिर्फ दो लोगों के ऊपर। अगर उनके ऊपर ज्यादा दबाव बने तो एफआईआर लिख लो, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना है। तो समाजवादी पार्टी का जो है चरित्र यहाँ प्रदेश की पूरी जनता जानती है, ये प्रदेश की नहीं देश की जनता जानती है। इन्होंने शिक्षा माफिया को बढ़ाया, इन्होंने खनन माफियाओं को बढ़ाया, इन्होंने बलात्कारियों को बढ़ाया। इनको जब मौका मिला था ये पूरा प्रदेश और देश जानता है, तो इसलिए ये अपराधियों पर कार्रवाई कर ही नहीं सकते। हाँ, अब इनको जब मौका मिलता है तो ये फिर अपराधियों में जात ढूंढते हैं। इन्होंने कभी ये कहा कि सुल्तानपुर में जो लूट हुई थी व्यापारी सराफा की, या जिन लोगों की हत्या हुई है, क्या इन लोग उनसे मिलने जाते हैं? लेकिन आतंकवादियों से मिलने जाते हैं, अपराधियों से मिलने जाते हैं, ये उनके लिए रोते हैं। कभी पीड़ित के लिए इन लोगों ने अभी तक नहीं रोया है। चंद्रमोहन जी, राहुल गांधी ने इस मामले में कहा है भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नहीं, वो तो बोलेंगे ही। उनको ये शायद लगता है, अभी राजस्थान में जब उनकी सरकार थी तो यार एनसीआरबी रट रहे हैं। एनसीआरबी के मामले में राजस्थान बहु बेटियों के ऊपर, लूट के ऊपर, दंगा के ऊपर नंबर 1 पर था, और महंगाई सबसे अधिक इनके राज्य में। ये तो समय के अनुसार अपना चरित्र बदलते हैं ना। ये कभी जो है सिखों की हत्या करवाते हैं, उनको हत्यारा बोलते हैं, उनके ऊपर क्या क्या बोलते हैं, बाद में फिर ये सिखों के हितों की रक्षा की बात करते हैं। याद होगा ना राहुल बाबा के पिताजी ने क्या कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो इन लोग अपने हिसाब से अपराध का, आतंकवादियों का, दंगाइयों का ये चरित्र करते हैं, ये उनका चरित्र वर्णन करते हैं।
सोनिया गांधी जी आतंकवादियों के लिए, बाटला हाउस वालों के लिए रोती हैं, रो रही थी। लेकिन जो शहीद शर्मा, वो जो पुलिस अधिकारी ठीक है, हुए थे, जवाब ले क्या लेती हूँ आपकी उनके लिए बातों का। रोई? अजीत जी आपके पास आऊंगे, उसके बाद नीरज सर आपके पास आ रही हूँ। अजीत जी, जी। आरोप करे, क्रिमिनल क्राइम करे, उसके बाद वो अगर क्रिमिनल नहीं है तो पुलिस की कार्रवाई में सहयोग करे, कोर्ट के समक्ष पेश हो, लेकिन उस बीच अगर वो किसी तरह की कोशिश करता है भागने की या मुठभेड़ करता है, 12,500 का आंकड़ा है जो उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ का सामने आया है, और जो मौत का आंकड़ा है वो मैं आपको बता चुकी हूँ 207। और अगर वो किसी तरह की खुद से फायरिंग करता है, मुठभेड़ की कोशिश करता है, तो किसी भी राज्य की पुलिस को क्या करना चाहिए? हाथ बांध के बैठना चाहिए, फूल देना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, या अपनी जान बचानी चाहिए, या पहले बल्ला लगाएं, जाति का पूछें कौन सी जाति के, फिर अपनी कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए? देखिए, जैसा कि मुझे समझ में आया है कि जो अभी अनुज के पिता का जो स्टेटमेंट आ रहा था कि अखिलेश यादव जी की इच्छा पूरी हो गई, हाँ, इच्छा पूरी हो गई। उसके पीछे का दर्द समझना चाहिए। उसके पीछे जो वो उत्तर देना चाह रहे हैं कि लो जो एक ठाकुर का अब इनकाउंटर कर दिया गया, शायद ये चाहती थी, लेकिन इसका कारण ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो एक बराबरी का काम कर रही। चलो एक यादव मार दिया था तो जिससे बड़ा प्रदेश में चर्चा हो रही कि मुस्लिमों को, यादवों को मारा जा रहा है, चलो एक ठाकुर का इनकाउंटर हो जाएगा तो बात बराबर हो जाएगी, अब इसमें आगे चर्चा नहीं होगी। देखिए, अपराध कोई भी अपराधी हो उसको नहीं, ऐसी कोई जाति आपको पता है जो बची हो एनकाउंटर करने के लिए, वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल सही। अगर जातियां देख रहे हैं तो ऐसी कोई जाति बताइए जिसका एनकाउंटर नहीं हुआ हो। जी, बात जाति की है, नहीं जाति के आधार पे ही आज आपका कार्यक्रम है। तो जाति के आधार पर ही तो बात कर रही हूँ। तो आपने कहा मुसलमानों का एनकाउंटर, ठाकुरों का एनकाउंटर, ब्राह्मणों का एनकाउंटर, यादवों का एनकाउंटर, कोई जाति छूटी हो तो वो बता दीजिए, और फिर मैं आगे अपना सवाल लेती हूं। अपराधी, देखिए अपराधी कोई भी है, भारत के लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि अगर कोई अपराधी है न्यायालय में उसका मुकदमा चलाया जाए, वो जब अपराधी घोषित हो तो उसको कानून के तहत सजा देनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने एक तो नए फिर इसमें शुरुआती दौर से शुरुआत तो अखिलेश जी ने यादव कह के कही थी ना, शुरुआत तो अखिलेश जी ने यादव कहकर कर दी थी। वो वहां पर जाति नहीं जोड़ते तो जाति और एनकाउंटर जुड़ता ही नहीं कहीं। बात वो नहीं है, मैं बात एक पॉइंट की कर रहा हूं। जो ये आधार, ये मुद्दा बना क्यों हुआ है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहे ही हैं। मुद्दा एनकाउंटर है सर, मुद्दा एनकाउंटर बन सकता है। अगर आप एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो एनकाउंटर बन सकता है, लेकिन जाति और एनकाउंटर को जोड़कर जब भी आप बात कर रहे हैं तो फिर ये आंकड़े सामने आ जाते हैं और वो आपसे सवाल पूछने को मजबूर करते हैं कि कौन सी वो जाति है जो एनकाउंटरों में शामिल ही नहीं है। जाति, देखिए अपराधी के प्रति जाति विशेष की तो बात होनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। की बात अपराध, जाति विशेष की बात होनी चाहिए, लेकिन ये पहले महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं है। अपराधी तब घोषित होता है जब न्यायालय के द्वारा हम साथ हो सकते हैं कि किसी भी क्रिमिनल को पहले घोषित कर दे। हाँ, गलत एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन सामने से अगर किसी ने कुछ ऐसी चीज की है तो पुलिस को भी हाथ बांधकर खड़े रहना नहीं चाहिए। ये भी तो कहिए ना, ये बंदूक दी है अगर पुलिस को, बिल्कुल तो रखने के लिए, शोपीस बनाने के लिए थोड़ी ना दी है। पुलिस को अपनी सुरक्षा बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें पुलिस बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं ये न्यायालय के द्वारा तय होना चाहिए। यही लोकतंत्र। तो अब ये मान लिया जाए कि अब कांग्रेस जाति वाली राजनीति एनकाउंटर में नहीं कर रही है, आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक, लेकिन रविंद्र जी जो कह रहे हैं या अखिलेश जी जो अभी तक कहते हुए हैं उसमें उन्होंने एनकाउंटर और जाति को जोड़ा, उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। अब देखिए, अखिलेश जी का तो स्टेटमेंट मैंने इस विषय पे सुना नहीं है अभी। मैंने बोल के तो बताया, उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने यादव वाली बात कही थी कि यादवों का एनकाउंटर कर रहे हैं, स्पेशल ठाकुर फोर्स है, और उसके बाद अब जो नया वक्तव्य आया है कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। नहीं तो योगी आदित्यनाथ सरकार तो उन्होंने अपना ये बता ही रखा है, वो तो अपने भाषणों में, अपने राजनीतिक भाषणों में एनकाउंटर को खुली खुली बातें कहते हैं कि अपराधी को जड़ से मिटा देंगे। मुलायम सिंह का कार्यकाल ठीक नहीं था, मुलायम सिंह साहब का कार्यकाल ठीक नहीं था, वहां तो 499 हो गए थे। फिर
बात हो रही है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की, आप पहुंच गए मुलायम सिंह यादव पर। अरे तो एनकाउंटर तो निकाले गए ना, कब किसके समय पर किसने अच्छी सरकार चलाई, किसने यूपी अच्छा चलाया? आप कह रहे हैं वो सवाल मुझसे पूछो जिसमें मैं बच जाऊं, ऐसा थोड़ी ना होगा सर। नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है, नीरज साहब को दिखाइए। ऐसी बात नहीं है सर, वैसी बात नहीं है सर, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो है कैसा ये आप ही बता दीजिए। आपके मन मर्जी, आप जो बोलना चाहें अगले सवाल पर वो बोल लीजिएगा। ठीक है, आपकी डिबेट का पूरा उत्तर जिस व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ उसके पिता ने बता दिया है। हाँ। कि अखिलेश जी की इच्छा पूरी हो गई, योगी आदित्यनाथ जी ने एक फिर उस समय विकास दुबे मामले में, ब्राह्मण मामले में क्यों आप लोगों ने कोई चर्चा नहीं करेगा, इतना हो हल्ला किया था? अरे तो मैं वही पूछ रही हूँ ना कि ऐसी कोई जाति आपको पता है जिसका एनकाउंटर नहीं हुआ हो? तो फिर ये जातियों का विवाद है ही नहीं, फिर ये क्रिएट किया गया जातियों का विवाद है। मुस्लिम का आंकड़ा है, ब्राह्मण का आंकड़ा है, यादवों का आंकड़ा है, माफ कीजिए मायावती के समय का आंकड़ा है, मुलायम साहब के समय का आंकड़ा है। तो फिर इसे जाति से तोलकर क्यों देख रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब जब यादव के बाद ठाकुर का एनकाउंटर हुआ तो अब वो टास्क फोर्स और यादव एनकाउंटर, फिर ये सारी चीजें बाहर नहीं आ रही हैं। अब वो बातें नहीं करेंगे आप, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि अब हम फंस गए अपने जाल में। नीरज साहब को लेकर आइए। नीरज सर ठीक है, रुकना होगा नीरज सर। ये पूरी जो राजनीति हो रही है एनकाउंटर और सियासत के इर्द गिर्द, कितना लाभ मिल जाएगा 10 सीटों में इस तरह की पॉलिटिक्स करके अखिलेश यादव जी को? देखिए पारुल जी, समाजवादी पार्टी के पास इस समय कोई भी मुद्दा नहीं है जो इन 10 सीटों के चुनाव में लेके जा पाए, इसलिए वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। निश्चित रूप से जैसा अभी आपने भी कहा और दिन में मैंने भी देखा, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सबसे कमजोर सरकार होती है जो एनकाउंटर करती है। तो पहले तो उस लाइन को उन्होंने ट्वीट किया, उससे पहले लिखना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में सबसे कमजोर सरकार समाजवादी पार्टी की रही, जिसमें उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे। ये भी उनको लिखना चाहिए, जिससे जनता भूल गए होंगे। हाँ, दूसरी बड़ी बात, समाजवादी पार्टी का अपराध और अपराधी से पुराना नाता है। पूलन देवी को ले लीजिए, डीपी यादव को ले लीजिए, मुख्तार अंसारी को ले लीजिए, अतीक अहमद को ले लीजिए, सारे लोग इनकी पार्टी से सांसद रहे। पूलन देवी 2 बार रही, डीपी यादव भी रहे। तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने पहले कहा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जो 10 सीटों पे जाए। आप देखिए पिछले 4 महीने में उत्तर। नीरज सर आप फ्रीज हो गए। नीरज सर का फ्रेम फ्रीज हुआ है। मैं लौटूंगी नीरज सर आपके पास, आपका वॉइस भी चला गया है। ठीक है रविंद्र जी, अभी नीरज सर को आपने सुना, मैं उतनी बात पर आपसे जवाब चाहूंगी कि या तो जवाब देने से पहले प्रिपरेशन नहीं होती, और दूसरा जिस तरह की राजनीति चल रही है क्या वाकई ये लाभ देकर जाएगी आपको उपचुनाव में? कोई भी मुख्यमंत्री जब बनता है उसका उद्देश्य होता है जन कल्याण का। पिछले 3 महीने में योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आप बताइएगा जो जन कल्याण पे आया हो। अब जन कल्याण के मुद्दे पे और राजनीतिक मुद्दे पे पूरे भारत के सर पूरी तरीके से फेल मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी को गर्त में डाल दिया है इन्होंने। 74 से 37 सीट कर दिया है, 303 सीट से 257 सीट कर दिया है। स्वास्थ्य में पीछे, शिक्षा में पीछे, कानून व्यवस्था में पीछे, उच्च शिक्षा निजी हाथों में दे दिया, मेडिकल निजी हाथों में दे दिया, हर मामले में फेल मुख्यमंत्री। तो ये एनकाउंटर, बलात्कार, आपका इंडिया गठबंधन कई प्लेटफॉर्म पर ये कहता रहा है आतंकवादी की जाति नहीं होती, आतंक की कोई जात नहीं होती, आतंकवादी होता है। लेकिन अपराधियों की जाति होने लगी है यूपी में, और वो भी समाजवादी पार्टी जातियां देख रही है। ये तो सच माने? ये तो सच माने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवान में भी जाति देखते हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है अपराधियों की अपेक्षा। मुझे लगता है इससे बहस करनी चाहिए। अब आते हैं उनके पास, क्योंकि वर्तमान में कुछ भी करने के लिए नहीं है। और आपका कहना है कि भगवान में जातियां देखें, उस पर बहस होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। जो आपके घरों को तोड़ रहे हैं, ताले तोड़ रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं, उनके बारे में वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए नीरज सर ने कहा कि आपकी पार्टी का अपराधियों के साथ लेना देना हमेशा से रहा है। एकदम सही कहा आपने। बहन बेटियों के साथ हो रहा है, चोरी चकारी हो रही है, अपराध हो रहा है। वो गंभीर नहीं है आपके लिए? योगी आदित्यनाथ ढकने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उन्हीं के FIR बता रहे हैं कि नहीं ढक पा रही है। नहीं, मैं इस पर आना चाहती हूँ वापस। आप घुमा फिरा के कहीं और लेकर जा रहे हैं। मैं आपसे जातियों को लेकर जो आपकी पार्टी स्टैंड ले रही है उस पर बात करना चाह रही हूँ। अपराधियों की जाति होती है कि नहीं होती है?
अगर अपराधी जाति से अपराधी देखें- होता है, उसको संविधान के तहत, कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, ये स्टैंड होना चाहिए। लेकिन पता नहीं कहाँ चले जाते हैं आप लोग। फिर आप ले आते हैं उनका कार्यकाल कौन सा, सुशासन की बात की। नीरज सर अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। देखिए पारुल जी, जो मैं उस समय कह रहा था कि समाजवादी पार्टी का अपराध और अपराधी से पुराना नाता है। फूलन देवी को ले लीजिए, डीपी यादव को ले लीजिए और मुख्तार अंसारी को ले लीजिए, अतीक अहमद को ले लीजिए। पिछले 4 महीने से आप देखिए उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, सड़कों की हालत जर्जर है। इस पे कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, कोई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे इन्हें चाहिए ही नहीं। हाँ ठीक है, कर दे रहे इन्हें अपराधियों का संरक्षण करते रहें, कर दे रहे हैं, तो कर दे इनकी रहे हैं। पुरानी आदत है तो उसमें ही उलझे रहेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से मुठभेड़ में मारा गया है, निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, समाजसेवी संस्थाओं को उठानी चाहिए, राजनीतिक दलों को भी उठानी चाहिए। लेकिन अगर आप कानून का इकबाल बुलंद चाहते हैं प्रदेश में, तो कोई भी इनकाउंटर होता है, कोई भी चीज होती है, कोई प्री प्लान नहीं होता। मैडम, जब मुठभेड़ होने जाती है, मैं जानता हूं चंबल में कितने डकैत हुए थे और कितने बार मुठभेड़ें होती रही हैं। मुलायम साहब और के सारी समय तो चीजें इससे ज्यादा हद थी, हद से ज्यादा थी। बिल्कुल एक तब किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। अखिलेश यादव जी की खुद की सरकार में इनकाउंटर हुए, तब तकलीफ नहीं थी। अभी इस सरकार में ही जो 1 दर्जन से अधिक ब्राह्मण मारे गए, 1 दर्जन से अधिक दलित मारे गए, 1 दर्जन से अधिक ठाकुर मारे गए, 1 सिख मारे गए, आप तब क्यों नहीं बोले? अभी क्यों दर्द आपको एहसास हो रहा है? तो निश्चित रूप से इस तरह की वार्तालाप नहीं होनी चाहिए। कानून का व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू होनी चाहिए। सरकार का 10 सेकंड में आप सभी की मैं बात चाहूंगी कि आ जाए। एक लाइन में रविंद्र जी अपनी बात रखिए। रविंद्र जी चलिए, चंद्रमोहन जी एक लाइन में अपनी बात रखिए। चलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। एनकाउंटर जारी है, सियासत भारी है और इसको तमाम एनकाउंटर्स को जातियों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि यादव का एनकाउंटर हो गया, इसका एनकाउंटर नहीं हुआ, इस जाति के लोगों को आपने गोली मारकर छोड़ दिया, फिर इस जाति के लोगों को सरेंडर करा दिया। अब एक और एनकाउंटर हुआ है जिसको लेकर जो अनुज एनकाउंटर मामले में उनके पिता हैं, उनका ये कहना है कि अब इच्छा पूरी हो गई अखिलेश यादव की। उसको कांग्रेस अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बात को तो अखिलेश जी ने कहा है ना, ये सभी के सामने है कि यादव का एनकाउंटर हुआ, बाकियों को आपने छोड़ दिया, गोली मार दिया, सरेंडर करा दिया। आखिर क्यों अपराधियों की जाति देखी जा रही है? और जाति की राजनीति के वाकई सक्सेसफुल हो जाएगी 10 सीटों के उपचुनाव के लिए? और अब इस मामले में क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं जो सामने आई जिसके बाद अब अखिलेश जी अपनी बात कह रहे हैं और अब उनका ये भी कह देना है कि कमजोर लोगों को एनकाउंटर, कमजोर लोग जो एनकाउंटर करते हैं अपनी शक्ति मानते हैं एनकाउंटर को। और हालांकि उन्हीं के पिताजी मुलायम सिंह के समय का रिकॉर्ड अभी तक 499 का एनकाउंटर मामले में कोई नहीं तोड़ पाया उनके शासनकाल का। उस पर शायद अखिलेश जी भूल गए कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तो उनके पिताजी के नाम पर है। तो क्या वो कमजोर थे और वो एनकाउंटर को अपनी शक्तियां मानते थे? खुद फंस गए अखिलेश जी अपनी बातों में। खैर, दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।